हेलो दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे जो 1789 में हुआ था। ठीक है, इसी क्रांति को हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग ने समझा था किस प्रकार फ्रांस में क्रांति हुआ था और क्रांति के क्या क्या रीज़न थे और क्यों हुआ था। ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ तक हो गया था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज भी हो गया था। आपको समझा दिए थे, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम स्टेट में पादरी और द्वितीय स्टेट में कौन रहते थे? कुलीन वर्ग रहते थे। और तृतीय स्टेट में इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग तृतीय स्टेट में रहते थे। जैसे बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती लोग थे, कर्मचारी थे, वकील थे, किसान थे, कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, नौकर थे। इन सभी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को क्या था? टैक्स फ्री था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो इससे क्या थे? बचे हुए थे, उनको छूट था, जन्मजात छूट था। और ये लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। फ्रांस की क्या था? करेंसी था, मुद्रा था। उसको क्या बोलते थे? लिब्रे बोलते थे। ठीक है, और टैक्स में वृद्धि कितना किया गया था? 10% का। केवल तीसरे स्टेट्स के लोग, जनसाधारण वाले ही क्या करते थे? टैक्स अदा करते थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और क्या पढ़े थे हम लोग? और एक पॉइंट ये पढ़े थे, 90% क्या था? 100 में 90% क्या थे? किसान थे। उसमें भी 60% ज़मीन पर क्या था? कुलीन का था। ये सब पढ़ लिए थे। लिब्रे के बारे में पढ़ लिए थे। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक, 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्या था? तो सामाजिक हैसियत को जो श्रेणी में बांटा था। पादरी कौन थे? तो चर्च में जो लोग पूजा पाठ करते थे। चर्च में पूजा पाठ होता नहीं है, लेकिन चर्च का जो कार्य को देखता था वो क्या थे? पादरी कहलाते थे। 2 टैक्स था, इम्पोर्टेंट टैक्स, टाइद और टाइल था। ठीक है, टाइड कैसा कर था? चर्च लेता था तो धार्मिक कर था। और टाइल कैसा था? प्रत्यक्ष कर था। इसको कौन लेते थे? यह राज्य को डायरेक्ट दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था? हाँ, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। जीने के संघर्ष से हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दबाओ लाल वाला जो दिख रहा है उसको हटाओ, लाल खतरे की निशानी होती है, उसको ख़त्म करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर ढंग से देखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, चलो। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में, कब की बात हो रहा है? 1715 में कितना था? 2.3 करोड़ था। ठीक है, 2.3 करोड़ था। कब? 1715 में क्या था ये? 2.3 करोड़। तो फ्रांस की जनसंख्या था। ठीक है, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया। मतलब 1715 में कितना था? 2.3 करोड़। और फिर 2.8 करोड़ कब हो जाता है? 1789 में। तो करीब 74 वर्ष में संख्या 2.5 बढ़ गया। ठीक है, ये क्या हुआ? ये जनसंख्या बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, जनसंख्या जो बढ़ा, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब ऐसे समझिए, बाजार में क्या होता है? बाजार में जब किसी वस्तु की, कोई वस्तु आता है और वो कम मात्रा में आता है, क्या आता है? कम मात्रा में आता है, तो उसका डिमांड क्या होगा? डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, मतलब अगर वस्तु कम आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये बाजार का पॉलिसी होता है, ऑटोमेटिक होता है। और ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि जो चीज़ें बहुत दिक्कत से मिलती है उसको हम लोग ज़रूर लेना चाहते हैं। ठीक है, जिससे क्या आ जाता है? इसी से मुद्रास्फीति आता है, इन्फ्लेशन आता है, वो अलग चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.3 करोड़ थी। फिर 1789 में यह संख्या कितनी पहुँच गई? तो यह संख्या पहुँच गई 2.8 करोड़। तो यह जो जनसंख्या में वृद्धि आया
ठीक, यह जो जनसंख्या में वृद्धि आया, इससे परिणाम क्या हुआ, तो अनाज उत्पादन की तुलना में क्या हो गई, उत्पादन कम हो गया। उल्टा क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ा तो उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया और डिमांड बढ़ गया। तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में क्या हो गई, तेजी से वृद्धि हो गई। मतलब मैक्सिमम लोग, फ्रांस का मैक्सिमम लोग क्या खाते थे, पाव रोटी खाते थे। तो पाव रोटी खाते थे तो क्या हो गया, पाव रोटी की कीमत में क्या हो गई, तेजी से वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। मतलब मैक्सिमम जो लेबर थे वो कहाँ काम करते थे, तो कारखाने में काम करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। वहाँ का मालिक जो रहता था वही उनको कितना पैसा मिलेगा काम के बदले, या क्या करते थे, तय करते थे, निर्धारित करते थे। ठीक, मालिक के हिसाब से ही उनको पेमेंट मिलता था। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से बढ़ नहीं रही थी। मतलब ये हुआ कि अगर महंगाई बढ़ रहा है तो लेबर का कॉस्ट भी तो बढ़ना चाहिए। हुआ क्या, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन मजदूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे तो दिक्कत हो गया। इससे दिक्कत होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। इससे दिक्कत होगा। तो क्या दिक्कत होता है, तो देखिए इससे यही दिक्कत होता है कि अमीर और गरीब जो थे उनके बीच की जो खाई है, मतलब डिस्टेंस। खाई मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस, खाई मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया, चौड़ी हो गई का मतलब क्या है, ज़्यादा हो गया। अमीर और गरीब के बीच का दूरी और बढ़ गया। स्थितियाँ तब और बदतर होती जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। मतलब ये हुआ कि महंगाई के कारण और मजदूरी बढ़ नहीं रहा था, इससे तो दिक्कत था ही था। लेकिन जब परिस्थिति और इससे भी ज़्यादा कब खराब हो जाती थी, जब सूखा पड़ जाता था या ओला पड़ जाता था। ठीक, इससे पैदावार क्या होता, कोई फसल है खेत में, ओला पड़ जाएगा तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। फसल बर्बाद हो जाएगा तो मार्केट में फसल क्या होगा, कम आएगा, और कम आएगा तो डिमांड, खाने वाला व्यक्ति अधिक है, कमाने वाला कम है, तो क्या आएगा, मारा पीटी होगा। जिसके पास ज़्यादा रुपया होगा वो खरीद लेगा उसको। तो इससे स्थिति और ख़राब होती चली गई। ठीक, देखिए आगे पढ़िए। इससे रोजी रोटी का क्या हो गया, संकट पैदा हो गया। रोजी रोटी कहने का मतलब है कि डेली जो वो खाते पीते थे उस सामान मिलने नहीं लगा, तो क्या हो गया, संकट पैदा हो गया। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। मतलब जीविका संकट कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जीविका संकट का मतलब है कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जीविका संकट। मतलब यह हुआ कि आपके पास कम पैसा है। ठीक, आपके पास क्या है, बहुत ही कम पैसा है, तो उस कम पैसे से भी आप कुछ चीज़ें खरीद कर खा सकते हैं। परोठी खा लिए, बिस्किट खा लिए, मैगी खा लिए, नूडल्स खा लिए, कुछ भी खा लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम पैसा है, आप 5 रुपये, 7 रुपये, 12 रुपये का मैगी खा रहे हैं। अब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप मैगी खरीद पाए, तो भूखे क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। आदमी, एक चीज़ ये सत्य है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, उसको भूख लगेगा, जरूर लगेगा भूख, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो उसी को क्या बोलते हैं, जीविका संकट। मतलब वह मैक्सिमम पॉइंट, चरम स्थिति मतलब टॉप मैक्सिमम पॉइंट, जब जीवित रहने के लिए भी न्यूनतम साधन खतरे में पड़ जाए कि अब पावरोटी अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रांस का लोग मर जाएगा। तो ये दिक्कत था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। एक और वर्ड है अनाम। अनाम मतलब जिसका नाम मालूम ना हो। ठीक, अनाम मतलब क्या हो गया, जिसका नाम मालूम नहीं हो। जैसे समझिए, जैसे हम लोग को कोई मिलता है और उसको नाम नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता, क्या कहता है, फलना मिला था, चिलना मिला था। तो ये फलना और चिलना क्या है, अनाम है। इसका कोई नाम नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए, कोई इशू, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। यह जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा महाभारत पढ़ा रहे हैं या रामायण पढ़ा रहे हैं, तो ना महाभारत पढ़ा रहे हैं ना रामायण पढ़ा रहे हैं। यह कक्षा 9 का पुस्तक है। ठीक, NCERT का। ठीक, NCERT का। ठीक, यह कौन सा पुस्तक है, NCERT का, बिहार बोर्ड का नहीं, जो स्कूल में चलता है बिहार का वो नहीं है, ये NCERT का बुक है। ठीक, कक्षा 9 का।
और हम लोग कक्षा 9 में इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति जो 1789 को हुआ था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये मध्यम वर्ग क्या कह रहा है कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की क्या की कल्पना की। तो अब क्या आएगा, अब मध्यम वर्ग उभरेगा। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। मतलब जब टैक्स बढ़ता था तो क्या होता था, विद्रोह होता था, और जब अकाल पड़ता था तो उस समय भी क्या होता था, विद्रोह पड़ता था। ठीक, तो यह क्या हो, यह पहले भी हो रहा था। कहाँ हो रहा था, फ्रांस की बात हो रहा है। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। किसी भी चीज़ को आप चेंज कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। वो संसाधन उन लोगों के उपलब्ध नहीं था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। मतलब क्या हो गया, इनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए क्या नहीं था, साधन नहीं था, कार्यक्रम नहीं था। ठीक, तो यह बदलाव आएगा कैसे, तो तीसरे एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने बोला, उसमें से कुछ लोग जो समृद्ध था, सब में अमीर गरीब तो सब में होता है, तो समृद्ध और शिक्षित लोग जो था वो लोग बोला कि देख भाई टेंशन मत लो, हम है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक, क्या बोला, हम संभाल लेंगे। अब देखिए आगे क्या संभालता है वो, तो कहता है कि 18वीं सदी में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ठीक, कब का बात हो रहा है, 18वीं सदी का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि सामाजिक समूह का उदय होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक, मिडिल क्लास क्या बोलते हैं उसको, मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक, तो मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ, 18वीं सदी में। ठीक, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यह मध्यम वर्ग के बारे में बोल रहा है कि इन्होंने अपना संपत्ति जो है, इन्होंने यह संपत्ति कहाँ से ली, यह संपत्ति कहाँ से उत्पन्न की। तो वो क्या करते थे, समुद्र पारी व्यापारी थे और ऊन और रेशम वस्त्रों का क्या करते थे, उत्पादन करते थे, और उससे जो पैसा आता था वही संपत्ति अर्जित करते थे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ, चलो आगे बढ़ो। ऊनी और रेशमी वस्त्रों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। मतलब ऊनी वस्त्र जो होता था वो क्या होता था, या तो उसको दूसरे जगह भेज देते थे, उसके बदले कुछ धन आ जाता था, या समाज में जो समृद्ध व्यक्ति थे, लोग थे, वो क्या करते थे, उसको खरीद लेते थे। ठीक है, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। और तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे, तो प्रशासनिक सेवा में जो लोग थे और वकील जो लोग थे, वकील थे, वह भी क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे। अब वकील है तो अंडरस्टूड है कि वो पढ़ा लिखा ही लोग होगा, जो प्रशासनिक विभाग में क्या है, पढ़ा लिखा ही होगा। यह तो बात समझने वाली है। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक, इनका कहना है इन लोगों का कि देखिए किसी भी के पास, चाहे वह व्यक्ति के बारे में भी बात हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के पास समाज में जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नहीं है कि राजा का बेटा जो है, यह नहीं है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। किसके बारे में बात हो रहा है, कि यह नहीं है कि राजा का जो पुत्र है वही राजा बनेगा। ठीक, पुत्र है वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। यह जो है जन्मजात जो चला आ रहा है यह नहीं होना चाहिए। ठीक, जन्मजात विशेषाधिकार का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो यह विरोध क्यों कर रहे थे, समझिए। जैसे तीन स्टेट्स था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें पादरी थे, इसमें कुलीन थे और इसमें सभी लोग थे। तो फर्स्ट स्टेट्स वाला में जैसे है पादरी,
ठीक। और दूसरा में कौन है, कुलीन। इन लोगों को क्या था, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, ये लोग टैक्स फ्री थे। ये लोग क्या थे, टैक्स से फ्री थे। ये फ्री कैसे थे, तो इनको ये जन्म से ही अधिकार मिला था। ठीक, इनको ये क्या मिला था, जन्म से ही मिल गया था कि ये लोग क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। समझ गए, कहने का मतलब समझ गए ना, कि किसी भी व्यक्ति को जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यह बात कौन कह रहा है, तो यह बात पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में थे, वकील थे, जो पेशा करते थे, वकील का पेशा करते थे। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो समाज में इम्पोर्टेंस होना चाहिए वह उसका किस बेसिस पे होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक, कि उसको नॉलेज कितना है, उसको ज्ञान कितना है, इस बेसिस पर उसको जज करना चाहिए। इस बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए कि उसके पास धन कितना है, इस बेसिस पर जज नहीं किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। और क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया था। अब ये सब क्या बला है भाई, ये कौन कौन है, जैसे ये हो गए जॉन लॉक साहब, ये हो गए रूसो साहब, ये सब कौन है, तो इन सब को बोला जाता है, इन सब को क्या बोला जाता है, इन सब को बोला जाता है फिलोसफर्स, फिलोसफर, फिलोसफर्स। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, दार्शनिक। इनको क्या बोला जाता है, दार्शनिक, फिलोसफर बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है फिलोसफर, रूसो को और जॉन लॉक को क्या बोला जाता है, फिलोसफर बोला जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना करता है। ठीक है, यह बात कहाँ बोलते हैं ये, तो कह रहे हैं कि अपने टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, ये लॉक की पुस्तक होगा। ठीक, लॉक ने, जॉन लॉक साहब ने कह रहे हैं कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। सवाल यहाँ से बनेगा, सवाल क्या होगा यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा सवाल, सवाल ये बनेगा कि किसने कहा कि राजा जो है, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का, कौन जो है राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का क्या किया, खंडन किया। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉक साहब, आंसर क्या हो जाएगा, लॉक साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, और एक सवाल और बनेगा कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनके पुस्तक का नाम है, इनके पुस्तक का नाम है टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है, टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, समझ गए, चलिए आगे पढ़ते हैं। हो जाता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में 19-20 मैनेज कर लेना है, किंतु परंतु नहीं करना है, डिमेरिट नहीं निकालना है, मेरिट निकालना है। ठीक है, रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो साहब क्या रख रहे हैं, रूसो साहब कह रहे हैं, उनका विचार था कि बढ़ते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का क्या होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। यह बात कौन रखते हैं, यह बात रूसो साहब रखते हैं। यह बात कौन रखते हैं, तो यह रूसो महोदय रखते हैं। ठीक है, यह कौन रखते हैं, यह रूसो महोदय रखते हैं। क्लियर है, चलो अब देखिए एक दार्शनिक और आएंगे। ठीक, एक दार्शनिक और आएंगे, उनका क्या मत है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है उनका, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू साहब क्या कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने
द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात क्या कह रहे हैं कि मॉन्टेस्क्यू जो हैं, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू महोदय क्या कर रहे हैं, उनके पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उनके पुस्तक का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, उनके पुस्तक का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। यह किसका पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू महोदय का है। ठीक है, इन्होंने इसमें किस बात पर बोला कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए? सत्ता का विभाजन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात का है। ठीक, तो विभाजन किस किस बेसिस पर उन्होंने बताया? उन्होंने विभाजन बताया कि पहला होना चाहिए विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तीनों का विभाजन होना चाहिए। सत्ता के विभाजन की बात कही। विधायिका किसे कहते हैं? जहाँ कानून बनता है। ठीक, विधायिका किसे बोलते हैं? जहाँ कानून बनता है। कार्यपालिका किसे बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं जो कानून को लागू करता है। और न्यायपालिका किसको बोलते हैं? जो न्याय दिलाता है। ठीक, समझ गए? तो सत्ता के विभाजन की बात किसने कही? सत्ता के विभाजन की बात किसने कही? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक, उनके बुक का क्या नाम था? स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक, उन्होंने क्या क्या बोला? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए? सत्ता के विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। ठीक, वहाँ इसी मॉडल पर क्या हुआ था? सरकार बनी थी। किस मॉडल पर? यह शक्ति का विभाजन के तहत। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो 13 उपनिवेश था जो ब्रिटेन से क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था, उसी के बारे में बात कहा गया है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? कहाँ का स्रोत है? फ्रांस के बारे में बोल रहा है कि फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान में और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं। दार्शनिक के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागम बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, दार्शनिक जो बात बोले उनका क्या हुआ? कॉफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में, यह उन जगह का नाम है, यह संसद का नाम होगा शायद, मैं 100% क्लियर नहीं हूँ ये क्या है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। कॉफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्म बहस का मतलब क्या हो गया? एकदम हॉट टॉक हो रहा है। कैसा टॉक हो रहा है? एकदम गरम बात हो रहा है, जिससे कि चलिए छोड़िए। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। नहीं होता है किसी भी चीज़, अगर मान लीजिए किसी को आपको बोलना है तो दूसरे पर ने पर्जा मार के बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे कि वो सुन ले और उसको पता भी नहीं चले। इस तरह गांव में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पुस्तक और अखबार को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। मतलब जिसको नहीं पढ़ने आ रहा है वो सुनेगा ना, तो जोर से पढ़ के सुनाएंगे। काहे जोर से पढ़ता था? ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। ठीक, ताकि अनपढ़ भी क्या करे? उसको समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। आग में घी डालने का काम किया। गुस्सा तो पहले से था ही, फिर क्या हुआ? फिर काहे गुस्सा बढ़ गया? फिर गुस्सा इसलिए बढ़ गया कि इसी समय क्या हो गया कि लुई 16वां आया। वह क्या कहता है कि देखो, राज्य का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो क्या करेंगे? धन नहीं है तो जान मार देंगे? नहीं, क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। राजा टैक्स बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए अभी जो है बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार है। ठीक, नीतीश कुमार सरकार है, इनके राजस्व में दिक्कत आ गया, कमी आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे? ये खर्च बढ़ा देंगे। ठीक, या क्या करेंगे? आपसे टैक्स ले लेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि अभी मोदी जी को
भारत सरकार को पैसे का ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करेंगे, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा देंगे, डीजल पर टैक्स बढ़ा देंगे, गैस पर टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, उनको राजस्व मिल जाएगा। तो लुई 16वां क्या किया, इसी बीच खबर आया कि जो लुई 16वां है वह राज्य का खर्चा पूरा करने के लिए क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। इससे लोगों में गुस्सा क्या हो गया, भड़क गया। लोग तनतना कर गुस्सा में आ गए, बोले ना अब जो है विद्रोह कर ही देंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हम लोग कवर कर लिया, थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया, समझ गए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट द्वारा बताएं अगर हमारी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो हमें अपने वीडियो में सुधार जरूर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, हम उसके लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।